अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे, एक रिलेशन जो है इसके लिए वो हम डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो यहाँ पे पहले हम इसको समझेंगे, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। यहाँ पे सपोज एक पॉइंट मास है m1 एक मास है, पॉइंट मास है। दूसरा पॉइंट मास यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मास है m2। नाउ इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ऐसे इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच लगता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इन दो पार्टिकल्स को यहाँ ऐसे छोड़ूंगा, ऐसे रिलीज करूंगा, देखो ये पार्टिकल्स यहाँ पे है, यहाँ पे फिक्स्ड है, बंधे हुए हैं। अगर इन दो पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ पे ऐसे में रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, तो द पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद सम वेलोसिटी। दैट मीन्स इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। इन दो, जब मैंने इनको छोड़ा, ये एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे विद वेलोसिटी, दैट मीन्स इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी इनके पास कहाँ से आ गई? काइनेटिक एनर्जी इनके पास कहाँ से आ गई? तो जब ये पार्टिकल जो है यहाँ पे थे, इनमें एक हिडन एनर्जी थी कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे थे, इस कॉन्फ़िगरेशन, इस पोजीशन पे थे, तो इनमें एक इस सिस्टम में जिसमें ये दो पार्टिकल्स है, इसमें एक हिडन, एक छुपी हुई एनर्जी थी जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने इनको रिलीज़ किया, इनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। यही हिडन एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्ट हो गई इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ सपोज ये है अर्थ, ये है सपोज अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, और ये है एन ऑब्जेक्ट, ये है कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखो ये है ऑब्जेक्ट और ये है अर्थ। अब यहाँ पे सपोज ये है मास ऑफ अर्थ और ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करूँगा, छोड़ूंगा, सपोज मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं रिलीज करूँगा, उसको मैं ऐसे छोड़ूंगा, तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ये नीचे आएगा विद सम काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स यहाँ पे जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड करके रखा था, उस टाइम पे अर्थ और इस मास की कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ये नीचे गिरा विद सम काइनेटिक एनर्जी, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम में थी, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी हिडन थी, वही कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है एक जनरल केस, ये मैंने आपको अर्थ और ये ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दी। ये हम जनरल केस स्टडी करेंगे, ठीक है। जनरल केस मासेस m1 एंड m2, ठीक है। और जनरल केस मासेस m1 एंड m2, इसी के लिए हम रिलेशन भी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो m1 एंड m2, ये मास है m1 और ये मास है m2, ठीक है। तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम में, क्योंकि अगर मैं इनको छोड़ूंगा तो द टू मासेस विल अट्रैक्ट एंड मूव विद वेलोसिटी, ठीक है, एंड विल एक्सेलरेट। अब अगर इन्हीं मासेस को मैं थोड़ा दूर दूर करके रखूंगा, दैट मीन्स अब मैंने इन्हीं मासेस को m1 और m2 को थोड़ा दूर दूर रखा, दैट मीन्स मैंने किया क्या, मैंने इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, मैंने इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज की। पहले ये यहाँ पे थे, अब मैंने इनके बीच डिस्टेंस बढ़ाई, मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, अब ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो जब ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है, अगर मैं इन पार्टिकल्स को इस डिस्टेंस से छोड़ूंगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो अगर मैंने इन दो पार्टिकल्स को यहाँ पे छोड़ा, तो ये यहाँ पे आके एक दूसरे को हिट करती है विद काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जब ये एक दूसरे को हिट करते हैं ये बॉडीज, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब
इन्हीं दो पार्टिकल्स को मैंने इस डिस्टेंस से छोड़ा, ज़्यादा डिस्टेंस से छोड़ा, दे विल स्ट्राइक हियर, दे विल हिट ईच अदर हियर, अट्रैक्ट एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड हिट हियर। तो यहाँ पे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उससे ज़्यादा यहाँ पे होगी, क्योंकि ये बहुत दूर से एक्सेलरेट होके आ रहे हैं, बहुत दूर से एक्सेलरेट होके आ रही है। तो यहाँ पे इनकी, इस केस में इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इस केस में इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। दैट मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन में, जो ये दूर दूर कॉन्फ़िगरेशन है, जब इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा थी, वही कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी इज मोर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। सो इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, जितना हम पार्टिकल्स के दरमियान, जितना हम मासेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे उनको रखेंगे, उतना पोटेंशियल एनर्जी उस कॉन्फ़िगरेशन की ज़्यादा होगी। सो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिस्टेंस जितना हम बढ़ाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज अगर हम करेंगे, अगर हम दो मासेस के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जितना दो मासेस को दूर दूर रखोगे उतना उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह देखो, अगर ये इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से गिराया, इसी चीज़ को इस एग्जाम्पल में समझेंगे, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से गिराया तो इट विल हिट द सरफेस ऑफ अर्थ विद सम काइनेटिक एनर्जी। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं सपोज यहाँ से गिराऊंगा, ज़्यादा हाइट से गिराऊंगा, इस कॉन्फ़िगरेशन से गिराऊंगा। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके गया, दैट मीन्स इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज की। तो इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से गिराऊंगा तो ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से सरफेस को हिट करेगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से ग्राउंड को, सरफेस को हिट करेगा। दैट मीन्स जो ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें अर्थ और ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट आप याद रखोगे, जितना हम दो मासेस को दूर दूर करेंगे उतना उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। सो कॉन्फ़िगरेशन के चेंज करने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर दो मासेस के बीच हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अगर दो मासेस के बीच हम डिस्टेंस कम करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, कहाँ पे पार्टिकल्स है, कितनी दूरी पे है। तो आई होप कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। नाउ आई विल राइट हियर ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इसके लिए एक जो है रिलेशन हम डिराइव करेंगे। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is the energy possessed by a system of particles by virtue of the configuration of the system. Gravitational potential energy is the energy possessed by a system of particles by virtue of the configuration of the system. ठीक है? Gravitational potential energy of two particles of masses m1 and m2 separated by a distance of r is given by देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट मासेस हैं m1 एंड m2, अब इनके बीच अगर दूरी है, इट इज सपोज r, दो पॉइंट मास है मेरे पास m1 एंड m2, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यू इन दो मासेस की m1 और m2 मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर, इट इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, m माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमें करनी है डिराइव, ये हमें डिराइव करनी है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला को हम अच्छी तरह से समझेंगे और इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। इसमें ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला कैसे आई, तो ये हम पूरा हम स्टडी करेंगे, ठीक। तो नाउ विल डिराइव दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। देखो 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 देखो, यहाँ पे सपोज एक पार्टिकल है m1 और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है m2, ठीक है। ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है, पहले ये r1 डिस्टेंस पे थे, ठीक। अब मैंने क्या किया, सपोज ये मास, टू मेक आवर स्टडी सिंपल, m1 मास जो है इसको हम रखेंगे फिक्स्ड, इसको मूव नहीं करेंगे, इसको फिक्स्ड रखेंगे, एक ही जगह पे रखेंगे। अब मैंने m2 मास को थोड़ा सा यहाँ लेके गया, मैं यहाँ लेके गया, मैं m2 मास को, m2 मास को मैं यहाँ लेके गया। सो दिस इज मास m2। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, पहले इनके बीच जो डिस्टेंस थी दैट वाज r1, ठीक है। पहले इनके बीच डिस्टेंस थी r1, अब इनके बीच, अब मासेस के बीच डिस्टेंस है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, अब मासेस के बीच डिस्टेंस है r2, ठीक है। अच्छा, अब देखो सपोज लेट ui इज इक्वल टू, जब ये कॉन्फ़िगरेशन थी, जब m1 और m2 r1 डिस्टेंस पे थे, सपोज ui इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड uf इज इक्वल टू, जब इस पार्टिकल को मैंने m2 को मैंने यहाँ पे रखा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, uf यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जब मैंने m2 को यहाँ पे रखा, जब मैंने इनको r2 डिस्टेंस पे रखा, uf इज इक्वल टू फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE, शॉर्ट में लिखूंगा मैं GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो, आपको पता है जितना इन पार्टिकल्स के बीच जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, उतना इन पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स uf जो है, uf इज ग्रेटर देन ui, क्योंकि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आई कैन राइट, देखो uf इज ग्रेटर देन ui, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो अब इस पार्टिकल को जब ये यहाँ पे, जब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, जब ये पार्टिकल m1 यहाँ पे था और m2 यहाँ पे था एट ए डिस्टेंस ऑफ r1, यहाँ पे इस m2 पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। इस फोर्स को हम ना, जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है m1, इसको मैं रखूँगा नाम f इंटरनल। वाई f इंटरनल? क्योंकि ये m1 की वजह से, इस पार्टिकल पे m1 की वजह से लग रहा है, तो m1 जो है सिस्टम का ही हिस्सा है, तो m2 पार्टिकल पे m1 से जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहेंगे f इंटरनल फोर्स। अब इस पार्टिकल को मैं m2 को मैं मूव कराना चाहता हूँ टू m2, इसको मुझे m2 को यहाँ पे लेके जाना है, तो मुझे इस पर एक फोर्स लगाना होगा। कितना फोर्स लगाना होगा? कम से कम मुझे इस पर f एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके बराबर f इंटरनल पे, जितना इस पे इंटरनल फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना है इस पे, तब जाके ये m2 जो है ये मूव करेगा, ठीक है। तो मुझे लगाना है f एक्सटर्नल जो है, f एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना है इस पे। हाँ, सपोज तो जब मैं, देखो पहले मैं ये चीज़ क्लियर करूँ आपको, जब एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगेगा तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कुछ वर्क डन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से यहाँ तक मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, तो ये कुछ वर्क डन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स सब WEXT इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन m2 is when m2 moves from r1 distance to r2 distance, ठीक है, r1 डिस्टेंस to r2 डिस्टेंस।
WEXT। अब देखो ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है WEXT, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन कर रहा है ये वेस्ट नहीं होती है वर्क डन। ये वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी UI, और इस कॉन्फ़िगरेशन पे क्या हुई वर्क डन, वो वर्क डन वेस्ट नहीं होती है, वो वर्क डन भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो पहले थी इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी UI, फिर इस पर कुछ काम हुआ, कुछ वर्क डन हुई, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ वर्क डन की, वो एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन की वो भी कन्वर्ट हो गई इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन इट गिव्स मी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और आई कैन राइट UF माइनस UI इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको और एक चीज़ समझना है, वो ये कि देखो इस पार्टिकल को, ये जो M2 पार्टिकल है इसको मुझे मूव करना है विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। देखो जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़नी चाहिए, तब जाके ये रिलेशन वैलिड है। इस M2 पार्टिकल को मुझे मूव करना है विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। इस जर्नी में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब जाके ये रिलेशन वैलिड है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस M2 की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो इस पे नेट फोर्स 0 रहना चाहिए हमेशा, इस जर्नी में नेट फोर्स 0 रहना चाहिए। दैट मीन्स F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस F इंटरनल। जितना इस पे इंटरनल फोर्स लग रहा है उतना ही मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, तब जाके ये M2 पार्टिकल जो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा ब्रैकेट में द पार्टिकल शुड मूव। ये रिलेशन वैलिड है, कब रिलेशन वैलिड है, द पार्टिकल मस्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है दैट मीन्स इस पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स बराबर लगाना है जितना इंटरनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा देखो जब मैं M2 को ऐसे लेके जा रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे वर्क डन कर रहा है, साइमल्टेनियसली इंटरनल फोर्स भी तो इस पे वर्क डन करेगा, इंटरनल फोर्स भी तो लग रहा है। जैसे जैसे मैं पार्टिकल को यहाँ लेके जा रहा हूँ इस पे इंटरनल फोर्स भी तो लग रहा है, इस डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स भी तो लग रहा है, तो ये इंटरनल फोर्स भी वर्क डन करेगा। सपोज W इंटरनल इज इक्वल टू वर्क डन। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये आप साथ साथ नोट करते जाओगे। देखो 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 तो हमने अभी तक क्या देखा, U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह हमने देखा सपोज W इंटरनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स on M2 as it moves from R1 to R2। ठीक है, R1 to R2। अच्छा, as F external is equal to minus F internal। इसका क्या मतलब है, F external is equal to minus F internal। एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटरनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए और अपोजिट लगना चाहिए, इसका यही मतलब है, माइनस साइन का यही मतलब है, ये अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है। तो एज F external is equal to F internal, therefore work done by external force will be equal to minus work done by internal force। क्लियर है, ठीक है, सिंपल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है इंटरनल फोर्स के बराबर है और इसके अपोजिट है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अच्छा, अब देखो इस रिलेशन को फिर से देखो, UF माइनस UI विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये आप रखोगे याद। ठीक है, अब देखो
हम ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आगे बढ़ा के हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है और फाइनल रिजल्ट हम ले लेंगे इस रिलेशन को आगे बढ़ा के। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, सो आपको पता हो कि यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो हम इस रिलेशन को आगे बढ़ा के इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 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 देखो, हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कितना वर्क डन करेगा जब हम m2 को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, वो वर्क डन हम निकालना चाहेंगे। देखो आपको पता है वर्क डन जो है इट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क एनर्जी इन पावर में आपने पढ़ा होगा एफ एस कॉस थीटा। मगर ये फॉर्मूला उस टाइम एप्लीकेबल है जब फोर्स कांस्टेंट होगा, जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पे इस जर्नी में मसला ये है कि एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट नहीं है। देखो सपोज इस पोजीशन पे इंटरनल फोर्स लग रहा है सपोज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन। ठीक है, अब सपोज ये मास जो है यहाँ पे आ गया, सपोज ये मास, ये m2 मास यहाँ पे आ गया। ठीक है, मूव करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मुझे बताओ इस पे इंटरनल फोर्स कितना लगेगा। इस पे अब इंटरनल फोर्स कम लगेगा, 5 न्यूटन से कम, क्योंकि मुझे पता है जो इस पे इंटरनल फोर्स लग रहा है एफ इंटरनल दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो जितना इन मासेस के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी उतना इंटरनल फोर्स कम हो जाएगा, उतना इंटरनल फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी उतना इंटरनल फोर्स कम हो गया। अब पार्टिकल यहाँ पे आ गया m2, इंटरनल फोर्स कम हो गया होगा। यहाँ पे अगर 5 न्यूटन था, यहाँ पे 4 न्यूटन है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना मुझे पड़ेगा इस इंस्टेंट पे, इट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सपोज पार्टिकल आ गया थोड़ा, यहाँ पे इस पे इंटरनल फोर्स कितना लग रहा होगा, सपोज 3 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स मुझे कितना लगाना है 3 न्यूटन। सो जितना जितना पार्टिकल यहाँ आएगा, जितना जितना पार्टिकल यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करेगा उतना उतना एक्सटर्नल फोर्स मुझे कम करना पड़ेगा, तब जाके ये पार्टिकल m2 मूव भी करेगा और मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो सो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज वेरिएबल। अब वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालते हैं आपको पता है, हम निकालते हैं वेरिएबल फोर्स से जो है वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वी मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखो सपोज ये पार्टिकल जो है, अब इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, सपोज किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस जो है इट इज इक्वल टू आर। सो इस डिस्टेंस पे, इस इंस्टेंट पे मुझे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी एफ एक्सटर्नल। सो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स to move the particle m2 at distance r डिस्टेंस पे, इस पे मुझे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव इट। जितना इस पे यहाँ पे इंटरनल फोर्स होगा, इस पे इंटरनल फोर्स कितना लगा इस पोजीशन पे, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना फोर्स इस पे इंटरनल लग रहा है, तो इतना ही मुझे एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, तब जाके पार्टिकल मूव करेगा। सो इस इंस्टेंट पे जब m2 पार्टिकल r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे मुझे इतना फोर्स लगाना है तो पार्टिकल मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, अब सपोज दूसरे इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट, सपोज दिस इज dr, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए मैं कंसिडर कर सकता हूँ ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा,
ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए. सो आई विल राइट हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by external force for very small displacement for small displacement dr is given by dw. Why dw? क्योंकि small amount of work done है, बहुत ही कम work done है. It will be equal to F external dot dr. It will be equal to F external dr cos थीटा कितना है देखो. dr किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट. F एक्सटर्नल किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट. dr भी टुवर्ड्स राइट, F एक्सटर्नल भी टुवर्ड्स राइट. दैट मीन्स थीटा यहाँ पे है cos थीटा यहाँ पे है 0 डिग्री. F एक्सटर्नल dr into cos 0 is 1. So small amount of work done in moving the body from this position to this point to this point is F external into dr. It will be implies dw is equal to F external कितना लग रहा है? gm1 m2 upon r square dr. So this is small amount of work done. अब इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे. देखो small amount of work done, इन्हीं को इंटीग्रेट करेंगे, सम करेंगे तो हमें पूरी वर्क डन मिल जाएगी फ्रॉम इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम r1 to r2. देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, so small amount of work done is equal to g m1 m2 upon r into dr. ठीक है. टोटल वर्क डन in moving m2 from r1 to r2 यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन कितनी आएगी फिर? इट विल बी इक्वल टू w इज इक्वल टू, नाउ w लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर dr फ्रॉम r1 से लेके r2 तक जर्नी है. r1 to r2 मुझे चलना है. एम्प्लाइज w इज इक्वल टू gm1 m2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, r1 r2. देखो r स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r माइनस 2 dr. ठीक है. और इट कैन बी रिटन एज, अब इसकी इंटीग्रेशन करो, सो इट इज gm1 m2 r माइनस 2. देखो x रेज पावर n की इंटीग्रेशन, आई होप कि आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा. x रेज पावर n की इंटीग्रेशन होती है x रेज पावर n+1 डिवाइड बाई n+1. इसी तरह यहाँ पे r रेज पावर -2 की इंटीग्रेशन होगी r माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1. हियर वी हैव r1 एंड हियर वी हैव, सॉरी नीचे का लिमिट है r1, अपर इज r2. ठीक है. सो एम्प्लाइज w वर्क डन विल बी इक्वल टू gm1 m2. हाँ देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यह आएगा r माइनस 1 डिवाइड बाई -1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई r. ठीक है. सो लोअर इज r1, अपर इज r2. ठीक. सो इट विल बी इक्वल टू gm1 m2 इंटू, पहले अपर वैल्यू दो, -1 डिवाइड बाई r2 माइनस 1 डिवाइड बाई r1. ठीक है. सो एम्प्लाइज वर्क डन विल बी इक्वल टू gm1 m2 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. सो ये है रिलेशन वर्क डन के लिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल m2 फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन without changing its velocity is equal to gm1 m2 into 1 by r1 minus 1 by r2. अच्छा, अब देखो अब देखो. सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ये हमें पता है, ये रिलेशन हमें पता है. तो मैं क्या लिखूंगा, एम्प्लाइज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितनी है. This is the relation gm1 m2 into
1/r1 minus 1/r2. So this is what is this? This is change in gravitational potential energy. यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है UF, यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी UI. So this is change in UF minus UI is change in gravitational potential energy. So change in gravitational potential energy is equal to Gm1 m2 into 1/r1 minus 1/r2. ये हमें रिलेशन मिली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसके लिए मुझे एक रिलेशन चाहिए. ठीक है, वो निकालेंगे हम. देखो यहाँ पे मैं पहले आपको एक चीज़ समझाऊँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है. देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एनी पोटेंशियल एनर्जी. किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है. मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी. देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. देखो समझाऊंगा मैं. ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, ये जो आपको अजीब सा स्टेटमेंट लग रहा है, देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या है. देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा. सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है. मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है. आप बताओगे, आप मुझे बोलोगे सर हाइट इसकी है कितनी, कहाँ से हाइट लेनी है, इसकी हाइट कहाँ से मेजर करनी है. सपोज क्या इसकी हाइट ग्राउंड से मेजर करनी है. ये है ग्राउंड. अगर ग्राउंड से मेजर करेंगे सर इसकी हाइट है 5 मीटर. ठीक है, अगर इसी ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे टेबल रखा है पास में, अगर आप टेबल से हाइट पूछ रहे हो तो इसकी हाइट है सपोज 3 मीटर. इट इज़ 3 मीटर. सो सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी हाइट आ रही है 5 मीटर, यहाँ पे इसकी हाइट आ रही है 3 मीटर. सेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हाइट 5 मीटर, यहाँ पे हाइट 3 मीटर. सो इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ये डिपेंड करता है कि हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं. एब्सोल्यूट हाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है. हाइट इस ऑब्जेक्ट की कितनी है हम ये मेजर कर रहे हैं. हमें पहले ध्यान रखना है, हमें पहले देखना है कि हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं. दैट इज़ रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा. यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है ग्राउंड है रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है टेबल. सो हाइट को मेजर करने से पहले हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है. इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको मेजर करने के लिए, इसके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पहले देखना है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, हमारा ज़ीरो कहाँ पे है, हमारी रेफरेंस लेवल कहाँ पे है, तब जाके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं. अगर हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी चेंज होगा. जैसे यहाँ पे हमने ग्राउंड को रेफरेंस लेवल रखा, हाइट 5 मीटर आ गई. हमने टेबल को रेफरेंस पॉइंट माना, हाइट 3 मीटर आ गई. सो देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर हाइट. 5 मीटर यहाँ पे, 3 मीटर यहाँ पे, डिफरेंट वैल्यूज. डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट कहाँ है. ठीक, तो इसी तरह देखो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक पहले रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे. हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है. हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे निकालने के लिए हम देखेंगे हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है. देखो हम देखेंगे हमारा रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे. रेफरेंस पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे. ये सपोज है पॉइंट मास m1. ठीक है, ये है मास m2, ये है मास m2. इनके बीच है डिस्टेंस r. ठीक है, इनके बीच है डिस्टेंस r. सपोज इनके बीच है डिस्टेंस r. अब इस पॉइंट, इस m2 मास को मैं बहुत दूर लेके जाऊंगा, बहुत दूर लेके जाऊंगा. कहाँ पे रखूंगा, इन्फिनिटी पे. दैट मीन्स अब इनके बीच, यहाँ पे इनके बीच डिस्टेंस कितनी थी पहले मुझे बताओ. यहाँ पे इनके बीच डिस्टेंस कितनी थी r. यहाँ पे इन पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी. बहुत दूर है इन्फिनिटी. यहाँ पे सपोज पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू u. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है u. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. यहाँ पे हम मानते हैं
अगर दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस है इन्फिनिटी, अगर दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस है इन्फिनिटी, तो हम मानते हैं कि ये जीरो लेवल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो रखेंगे। अगर दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है, तो हम मानते हैं उस सिस्टम की, उन दो पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। ठीक है, तो इसको मैं यू इन्फिनिटी लिखूंगा, यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और ये हमने सिलेक्ट किया, चलो इसको जीरो मानते हैं और यही हमारी रेफरेंस लेवल है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है जब पार्टिकल्स इन्फिनिट डिस्टेंस से होंगे, तो यही हमारा रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल। तो हमारा रेफरेंस लेवल क्या है, जब पार्टिकल्स इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होंगे। अच्छा अब यही फॉर्मूला जरा यहाँ पे अप्लाई करो, यू एफ, यू एफ, यहाँ पे यू एफ क्या है, यू इन्फिनिटी फाइनल कॉन्फिगरेशन माइनस यू आई क्या है यहाँ पे, इनिशियल कॉन्फिगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू इज इक्वल टू जी एम वन एम टू इंटू वन डिवाइड बाई आर वन क्या है यहाँ पे, पहले कितना दूर थे आर, माइनस वन बाई आर टू कितना है, फिर कितना दूर हो गए इन्फिनिटी। ठीक है, और आई कैन राइट, क्योंकि हमने इसको यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हम मानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रखेंगे। सो यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो माइनस यू इज इक्वल टू जी एम वन एम टू इंटू, देखो वन बाई इन्फिनिटी हो गया जीरो, वन बाई इन्फिनिटी होता है जीरो, वन को बहुत 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 ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करो वो जीरो आ जाएगा। सो ये तो खत्म हो गई ये टर्म, तो इट इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर, तो ये आर यहाँ पे आ जाएगा। और आई कैन राइट ये माइनस साइन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट करो, ये यहाँ पे राइट साइड में ले आओ, u इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। सो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब हम रेफरेंस पॉइंट, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे मानते हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक, अब देखो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। देखो देखो देखो, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे जब मासेस थे माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर इसमें ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों आई। अब देखो, क्योंकि हमें पता है जितना जितना हम पार्टिकल्स को दूर रखेंगे, जितना जितना हम इन पार्टिकल्स को दूर रखेंगे, उतना उतना ज़्यादा इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब हमने इन पार्टिकल्स को इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखा, दैट मीन्स इन्फिनिट डिस्टेंस पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। दैट इज़ मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, इज एट इन्फिनिटी। और उसको हमने कितना माना, इज इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो सेलेक्ट किया, जीरो जब ये इन्फिनिट डिस्टेंस पे होंगे तो इनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम होगी, क्योंकि जीरो पे तो मैक्सिमम है, जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पे है, दैट मीन्स इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से कम होगी, जीरो से कम होगी, जीरो से कम मीन्स नेगेटिव, कम मीन्स नेगेटिव। ठीक है, ओके, तो दिस इज द रिलेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें थोड़ा सा और भी पढ़ना है, और इसमें अभी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ना है, और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी इस पर करेंगे।